हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नवक्रांति आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे इतने कम समय में आपको सारी की सारी चीज़ें तैयार करके और सफलता का अपना मार्ग सुनिश्चित करना है। देखिए, हम अपनी शुरुआत करेंगे मैपिंग से। मैपिंग में भी हम शुरुआत करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। इसके पीछे वजह ये है कि जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले चैप्टर में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि यूरोपियंस आए भारत के लिए, कुछ अपनी यात्रा के लिए, कुछ धर्म प्रचार के लिए और अन्य अन्य उद्देश्यों को लेकर के। अब आपको अगर मालूम नहीं होगी एक्चुअल जियोग्राफिकल लोकेशंस तो आप विषय को इमेजिन नहीं कर पाएंगे, और अगर आप विषय को इमेजिन नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या होगी एनालिटिकल अप्रोच अपना डेवलप करने में और विषय को गहराई से समझने में। तो जो रटे रटाए प्रश्न हैं वो तो आप कर लेंगे परीक्षा में, यानी कि 30-40 प्रश्न, 50 प्रश्न आप कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको समस्या आने लगेगी और आपके प्रश्न गलत होने लगेंगे। फिर जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे अर्थ का, ह्यूमंस का, तो आपको वहाँ पे भी समस्या आएगी। जब तक आप अर्थ का इवोल्यूशन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं, चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक ऐसे ही आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। मैं ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और 30 से 35 मिनट के बाद आपको जितनी भी समस्या आ रही है वर्ड मैपिंग को लेकर के, वो आपके फिंगर टिप्स पे होगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझा दूंगा और याद करवा दूंगा। चलिए अब अपना लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो आज हम कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में, ये पहले कैसे थे और यहाँ तक आने में इन्होंने कैसे सफ़र तय किया। तो कार्बोनीफेरस काल में जो आज हमें कॉन्टिनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं, जो वर्तमान स्वरूप है कॉन्टिनेंट्स का वो ये है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे, साउथ अमेरिका यहाँ पे, अफ्रीका यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। ठीक है, हमें समझना होगा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो कार्बोनीफेरस काल था। कार्बोनीफेरस काल में ये सारे जो भूखंड हैं ये सारे एक जुड़े हुए थे आपस में, और ये एक भूखंड कहलाता था पैंजिया, और इसके किनारे किनारे चारों तरफ पृथ्वी जलमग्न थी, चारों तरफ महासागर था जिनको हम कहते थे पैंथालसा। अब आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें भी पैन शब्द आ रहा है, इसमें भी पैन शब्द आ रहा है। जो पैन शब्द होता है उसका मतलब होता है ऑल। ठीक है, जिया का मतलब होता है ये जो भी भूखंड हैं या जो भी पृथ्वी है। ठीक है, तो सारी पृथ्वी एक में जुड़ी हुई थी, इसीलिए इसको कहते थे पैंजिया। इसमें जो पैंथालसा वर्ड आ रहा है इसका मतलब है, पैन का मतलब है ऑल और थालसा का मतलब होता है ये जो जल है। ठीक है, तो सारा जो ये आज महासागर अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं, पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, ये सारे के सारे महासागर आपस में जुड़े हुए थे, इसीलिए इनको पैन थालसा कहते थे। ठीक है, फिर आता है जुरासिक काल। जुरासिक काल में पृथ्वी की इंटरनल फोर्सेस के कारण ये प्लेट बीच से टूट गई। ठीक है, ये टूट गई तो जो ऊपरी प्लेट थी उसका नाम कहलाया अंगारा लैंड, जो निचली प्लेट थी उसका नाम कहलाया गोंडवाना लैंड। अब ये प्लेट क्यों टूटी ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा ब्रीफ में कि पृथ्वी के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। उनकी वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से कन्वेक्शनल करंट यानी संवहनीय धाराएं पृथ्वी के अंदर जो है चलती हैं, बहती हैं, और उसी के कारण, उन्हीं धाराओं के प्रवाह के कारण ये जो प्लेट्स हैं बड़ी बड़ी जो हमें दिख रही हैं, ये भी उन्हीं धाराओं के साथ साथ उन्हीं की दिशा में बहते हैं। ठीक है, बाकी हम और डिटेल में समझेंगे इस चीज़ को। तो इस प्रकार से आज पृथ्वी इन प्लेटों के भ्रंशन टूटने के कारण आज हमें पृथ्वी का जो वर्तमान स्वरूप है वो इस प्रकार दिखाई देता है कि यहाँ पे एक प्लेट है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया, ये यूरोप और ये अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन सी महाद्वीप में जनसंख्या अधिक रहती है, कौन से महाद्वीप का क्षेत्रफल अधिक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा एशिया वाला ये दिख रहा है हिस्सा, ये हमें सबसे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हमें अफ्रीका दिख रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि
जनसंख्या के मामले में भी एशिया नंबर 1 पे है, अफ्रीका नंबर 2 पे है, और क्षेत्रफल के मामले में भी एशिया नंबर 1 पे है, अफ्रीका नंबर 2 पे है। और इसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है, ऐसे ही एक बार नज़र डाल लेते हैं इस पर। क्षेत्रफल के मामले में सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब आप यहाँ देखेंगे अंटार्कटिक सबसे लास्ट में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा जो है बर्फ़ से ढका हुआ है। जो क्षेत्र बर्फ़ से ढका हुआ है वहाँ ना खेती हो पाएगी, ना कोई वनस्पति होगी, मतलब सर्वाइवल वहाँ होना नामुमकिन है। वहाँ 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है, इसीलिए वहाँ पे ह्यूमंस का प्रवासन नहीं हो पाता है, वास स्थान वहाँ पे नहीं है उनका। ठीक है। जनसंख्या के मामले में भी देखिए एशिया नंबर 1 पे है, भारत और चाइना आप जानते ही हैं कि हाँ यहाँ पे कितना जनसंख्या विस्फोट हुआ इतिहास में। उसके बाद अफ्रीका नंबर 2 पे, यूरोप 3 पे, उत्तरी अमेरिका 4 नंबर, दक्षिण अमेरिका 5, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, लास्ट अंटार्कटिक। ठीक है। अब हम अपनी शुरुआत करेंगे नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से शुरुआत क्यों करेंगे? क्योंकि जितनी भी हम बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स पढ़ते हैं, या आज के डेट में देखा जाए तो यूएसए भाई वर्ल्ड पावर भी है, तो अगर हम इस महाद्वीप को समझ लेंगे तो बाकी सारी चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए क्षेत्रफल के स्थान पे जैसे अभी हमने ऊपर भी देखा था कि उत्तर अमेरिका तीसरे स्थान पे है, और वहीं जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पे है। नॉर्थ अमेरिका उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या है। ये देखिए ये एक गोला है, यानी हमारी पृथ्वी। ठीक है। ये एक बीच से लाइन यहाँ से हमने खींच ली, एक हमने ये इक्वेटर बना लिया। अब आप देखेंगे ये दिशा है नॉर्थ, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम। ठीक है। अब आप देखिए ये नॉर्थ और वेस्ट के कहीं बीच में हमें दिख रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। अब हम ये हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि इसको पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध क्यों नहीं कहते हैं, इसको उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध क्यों कहते हैं? इसके पीछे वजह ये है, देखिए कि ये पृथ्वी है हमारी। ठीक है। और यहाँ पे 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब कोई ईस्ट और वेस्ट पोल नहीं होता है, तो इसी कारण से इन्हीं पोल्स को संदर्भ बिंदु मान के हम दिशाओं का निर्धारण करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे होगी तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, ना कि वेस्ट नॉर्थ। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं उत्तरी अमेरिका का भौतिक विभाजन। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये ग्रीनलैंड है। ठीक है। पहला हिस्सा ग्रीनलैंड जो कि अभी डेनमार्क के कब्जे में है। दूसरा कनाडा, जितना ही आपको ऑरेंज वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका कनाडा हो गया। ठीक है। ये हो गया दूसरा भौतिक विभाजन। तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाला जो हिस्सा है ये अपना है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अलास्का भी इसी का हिस्सा है, यूएसए का ही। चौथा मैक्सिको, ये देखिए जो येलो कलर से दिख रहा है ये आपका कैलिफोर्निया वो हो गया, बाजा प्रायद्वीप हो गया, और ये हमारा हो गया मैक्सिको जितना येलो कलर से है। फिर आ गया मध्यवर्ती अमेरिका, ये बेलीज, ग्वाटेमाला, ये जो ये पूरा हिस्सा है ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये आपका हो गया मध्य अमेरिका। अब इसको मध्य अमेरिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से देखिए पनामा के बाद से यहाँ से साउथ अमेरिका अपना शुरू हो जाता है। ठीक है। और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो जोड़ने वाले ये जो देश हैं छोटे छोटे, इसीलिए इनको कहते हैं मध्य अमेरिका। चूँकि ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, तो बीच में जो होगा उसको मध्य अमेरिका कहेंगे। ठीक है। छठा जो सबसे कन्फ्यूजिंग है, जो आपको शायद ना पता हो आप में से किसी को, वो है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ किसको कहते हैं? देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। जब हम यूएसए और मैक्सिको के ईस्ट में देखेंगे तो कुछ छोटे छोटे से द्वीपीय देश हैं। ये अटलांटिक महासागर वाले द्वीप हैं, इसलिए इनको अटलांटिक आइलैंड्स बोलते हैं। इसमें आते हैं बहामास, तुर्क कैकोस। फिर नीचे कुछ कैरिबियन सागर में कुछ द्वीप हैं, कुछ द्वीप बड़े हैं, कुछ द्वीप छोटे हैं। जो बड़े द्वीप हैं वो ये वाले हैं। ठीक है। इनमें कौन कौन सा है? क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। और जो छोटे वाले जो द्वीप हैं वो ये सारे हैं। अब जो बड़े द्वीप हैं, चूँकि ये बड़े हैं इसलिए इनको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज़। जो छोटे वाले द्वीप हैं इसीलिए इनको कहते हैं लेसर एंटिलीज़। ठीक। अब इन सारे आप मिला देंगे इन सारे आइलैंड्स को, जैसे अटलांटिक आइलैंड हो गया, ग्रेटर एंटिलीज़ हो गया, लेसर एंटिलीज़ हो गया, तो ये आपका पूरा बन जाएगा वेस्ट इंडीज़। ये वही वेस्ट इंडीज़ है
जिसको आपने क्रिकेट खेलते हुए कभी कभी देखा होगा, रेड कलर की ड्रेस में, हल्का सा मरून कलर की होती है शायद। अब आप देखिए, ये जो ग्रेटर एंटिलीज है और लेसर एंटिलीज है, ये कैरिबियन सागर में स्थित हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज हैं ये कैरिबियन सागर में स्थित हैं। एक बार देखिए, आपको फिर दिखा रहा हूँ क्लियर, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करने वाला है। ये पूरा जो है ये कैरिबियन सागर वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो ये ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज वाले जो द्वीप मिलाकर हैं उनको कहते हैं कैरिबियन द्वीप समूह। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड ग्रुप। और ये जो ऊपर छोटे छोटे द्वीप हैं, बहामास, तुर्क, कैकोस, इनको बोलते हैं अटलांटिक द्वीप समूह। और जब आप इनको मिला देंगे, अटलांटिक और प्लस कैरिबियन द्वीप समूह को, तो आपका बन जाएगा वेस्ट इंडीज़। ठीक है, देखिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है और बाकी नोट्स में भी एक डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा पीछे जाके देख लीजिएगा, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने समझा दिया है, ये वेस्ट इंडीज़ है। वेस्ट इंडीज़ में भी दो वो आते हैं, द्वीप आते हैं, एक तो कैरिबियन द्वीप समूह, दूसरा अटलांटिक द्वीप समूह। कैरिबियन द्वीप समूह में जो बड़े द्वीप हैं उनको कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज, जो छोटे वाले हैं उनको बोलते हैं लेसर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज में आता है क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। अटलांटिक द्वीप समूह में दो नाम हमें सुनने को मिलता है, एक तो बहामास और दूसरा तुर्क कैकोस। यहाँ पे भी डायग्राम में आपको दिखा दिया है, ये मैं PDF पहले बता चुका हूँ कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप इसको प्रिंट आउट निकलवा के इसका आराम से 2-3 बार आप अगर इसको रिवाइज कर लेंगे तो, क्योंकि चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा दी हैं स्पष्ट रूप से, और जो देखी हुई चीज़ें होती हैं वो भूलने का प्रश्न ही नहीं है, तो आप यहाँ से इसको कर लेना। अब आगे देख लेते हैं मध्य अमेरिका, जो ये वाला हिस्सा है। ठीक है, जो ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो कनेक्ट करने वाले देश हैं छोटे छोटे, उनको देख लेते हैं। उनमें कौन कौन से देश हैं? बेलीज है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, एल सल्वाडोर है, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर अमेरिका के देश। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल आप देखिए, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट कि यहाँ से जितना ये ऑरेंज वाला ये पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अपने आप में दिख रहा है इसका। ठीक है, फिर आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा USA का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, और तीसरे नंबर पे अलास्का। आपको रटना नहीं है, इसी मैप में देखना है बार बार। आप इसको जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी, और देखी हुई चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको हमेशा याद रहेगा, पढ़ा हुआ आप भूल जाएंगे पेपर में। ठीक है, इसी मैप को आपको देखना है। कनाडा सबसे अधिक क्षेत्रफल, फिर USA, फिर तीसरे नंबर पर देखिए आपको मैक्सिको दिख रहा होगा, जो कि इन दोनों की तुलना में काफ़ी छोटा है। ठीक है, ये हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए, ये जो बीच का भाग है ये USA वाला, ये मैदानी भाग है अधिकतर। ठीक है, मैदानों में जनसंख्या प्रवासन अधिक होता है। आप भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं, भारत में यूपी में देखिए जनसंख्या अधिक है, बिहार में जनसंख्या अधिक है। जहाँ जहाँ मैदान होंगे वहाँ जनसंख्या अधिक होगी, चूँकि ये बीच का भाग है, यहाँ पे मैदान अधिक है, यहाँ पे किनारे पहाड़ हैं। ठीक है, इस तरफ भी यहाँ पे पहाड़ हैं, ये पूरा जो है दलदली भूमि है, मार्शी लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जनसंख्या नहीं रहेगी, जनसंख्या का जो भी वास होगा अधिकतम यहाँ पे होगा, जो भी लोग रहेंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए, फिर उसके बाद ये मैक्सिको वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या रहेगी। सबसे कम जनसंख्या कनाडा में रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे दलदली भूमि है, यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र है, ये सब ऊपर उत्तरी ध्रुव के काफ़ी पास हैं, नॉर्थ पोल के, तो इसलिए यहाँ पे बर्फ जमी रहती है वर्ष भर। अब आप देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक USA, फिर मैक्सिको, फिर कनाडा। अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि आप जैसे चीज़ें रटते हैं कि कहाँ पे नेचुरल गैस ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पे कोयले ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पेट्रोल पाए जाते हैं। आपको एक चीज़ मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पूरे जीवन नहीं भूलेगा और आपको बहुत बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलने वाली है। देखिए, कार्बोनीफेरस काल था। कार्बोनीफेरस काल में जो पूरी पृथ्वी थी, जो पैंजिया था, जो भी मैंने आपको बताया है ऊपर, तो पूरे पैंजिया पर ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति थी, ग्लोसॉप्टेरिस वृक्ष थे। ये वृक्ष वो वृक्ष हैं जो आज के वृक्षों से कई गुना ज़्यादा बड़े थे। वो वृक्ष बड़े क्यों थे? क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता बहुत अधिक थी। जब ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक होगी, जैसे आप देख लीजिए कि इक्वेटर के आसपास जल अधिक होता है और जंगल अधिक हैं, तो वैसे ही जब ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक होगी तो वैसे जीव जंतु, वैसे वनस्पतियाँ उगेंगी जो साइज़ में बड़ी होंगी। ठीक है, तो ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति का आवरण था। फिर पर्मियन काल आया। पर्मियन काल में क्या हुआ? फॉल्ट आया, दरार बनी पृथ्वी में, और पृथ्वी कई हिस्सों में टूटने लगी। तो वो जो ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति थी वो पृथ्वी के नीचे दबने लगी। पृथ्वी के नीचे दबने लगी तो अपघटन हुआ। अब चूंकि पृथ्वी के नीचे है तो वहाँ पे O2 उपलब्ध नहीं होगा पृथ्वी की परत के नीचे, तो CO2 दबी रह जाएगी
और वहाँ पे नीचे एक समय के बाद कालांतर में बनेगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना कोयला, दूसरा होता है तेल, और तीसरा होता है नेचुरल गैस। ठीक है, ये देखिए कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। अब एक ही परिस्थिति में दबी हुई चीज़ें 3 अलग अलग परिणाम क्यों दे रही हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, ये पृथ्वी की निचली परत हो गई जहाँ पे ये ग्लोसॉप्टेरिस ये वनस्पति है दबी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक और लेयर आ गई अर्थ की। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब इसके ऊपर अगर सागरीय जल आ जाता है, सागरीय जल आपको पता है कि इसमें नमक होता है, सलाइन होता है, ये अगर ये आके कई सौ साल पड़ा रहेगा तो यहाँ पे बनेगा ऑयल। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रेश वाटर आ जाता है, नीचे ये ग्लोसॉप्टेरिस वनस्पति है, ऊपर पृथ्वी की एक लेयर है, अब नीचे यहाँ पे इसका अपघटन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है। फ्रेश वाटर यानी कि झील का पानी, नदी का पानी, किसी ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है या बरसात की वजह से वहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा है। यहाँ पे बनेगा नेचुरल गैस। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जल का कोई संपर्क नहीं हुआ है, नीचे इसका जीवाश्म का अपघटन हो रहा है, ऊपर अर्थ की एक लेयर है, लेकिन जल से कभी संपर्क नहीं हुआ। यहाँ पे जो हमें परिणाम मिलेगा वो मिलेगा कोयला। अब आप देखिए वर्ल्ड मैप में आपको एकदम इसका जीवंत उदाहरण मिलता है देखने के लिए। यहाँ पर जो भारत, चाइना, ये कभी भी जलमग्न नहीं हुआ है। ठीक है, जो अपना गोंडवाना लैंड हो गया, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, रानीगंज वगैरह, ये इधर झारखंड का क्षेत्र हो गया, चाइना के क्षेत्र हो गए, आप देखिए ये जो बेल्ट है ये पूरी, यहाँ पे कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, यही अफ्रीका का क्षेत्र, यहाँ कोयला बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। चूँकि ये सब ऊंचे भाग हैं, कभी भी ये जलमग्न नहीं हुए, ना फ्रेश वाटर से ना सागरीय जल से। यहीं पे आप देखिए ये जो नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, यहाँ पे ये सब पूरा बर्फ़ से ढका रहता है ये पूरा एरिया, क्योंकि नॉर्थ पोल के करीब है, और यहाँ पे बर्फ़ पिघल कर धीरे धीरे आती है, तो यहाँ झीलें बनती हैं। अथाबास्का झील हो गई, ग्रेट बियर लेक हो गई, ग्रेट स्लेव लेक हो गई, यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। यहाँ पे 5 ग्रेट लेक्स हो गई, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं। अब आपको ये चीज़ फैक्ट ना रह के आपके कॉन्सेप्ट में बदल गई, और जब आप अपने फैक्ट रूपी मोती को कॉन्सेप्ट रूपी धागे में आप पिरो देते हैं, तो वहीं से आपका सफलता का मार्ग जो है निश्चित हो जाता है। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। यहीं पे आप देखिए जो ये खाड़ी वाले क्षेत्र हैं, आप देखिए ये कभी जलमग्न थे पूरे के पूरे। आप देखिए यहाँ पे पूरा आज की डेट में रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक है, जलमग्न थे तो आज आप देखिए सागरीय जल से पूरे ढके हुए थे, तो आज यहाँ पे तेल के कुएँ पाए जाते हैं। इसको हम और डिटेल में समझेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अभी चीज़ें समय सीमा में जो है रखनी है, इसीलिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख सागर एवं खाड़ियाँ। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रमुख सागर एवं खाड़ियाँ, इसको हम बाद में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, या इसको पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अभी अगर हम देखेंगे कि कोई नदी निकल रही, मान लो रॉकी माउंटेन से, और निकल के जा रही है, तो कहाँ गिर रही है? अब हम आपको बताऊंगा कि ब्यूफोर्ट सागर में गिर रही है। अब आपको पता ही नहीं होगा ब्यूफोर्ट सागर कहाँ है। या मान लीजिए कि आपको पता हो, आपको अलास्का से रशिया जाना हो, और मैं आपसे पूछूं कि अलास्का से रशिया जाते समय बीच में कौन सी जल संधि पड़ेगी, अब आपको ना जल संधि पता होगा ना उस जल संधि का नाम पता होगा। ठीक है, या मान लीजिए कि कहीं पे कोई घटना हो जाती है यहाँ पे इस क्षेत्र में। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि आर्कटिक ओशियन में कोई घटना हो गई, आर्कटिक ओशियन यहाँ पे भी है, 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 हर जगह पे आर्कटिक ओशियन है। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि तो आप समझिए कि जो सूक्ष्म लोकेशंस होती हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए जो छोटी छोटी महासागरों में जो छोटे छोटे सागर हैं, जो छोटी छोटी जलसंधियां हैं, हमें उनके नाम पता होने चाहिए, ताकि हम समझ पाएँ एक्चुअली। जब हम पढ़ेंगे और जब हम इनका संदर्भ लेंगे इन चीज़ों का, इन नामों का, तो हम एक्चुअली इमेजिन कर पाएँ कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। 2-3 मिनट का है, देखिए यहीं से इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में। ये आपका ऊपर आर्कटिक ओशियन है। आर्कटिक ओशियन में अलास्का के जस्ट ऊपर, जब हम ये अलास्का देख रहे हैं, अलास्का के जस्ट ऊपर यहाँ पे चुकची सागर है। अलास्का के ईस्ट में आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सागर, अलास्का के पश्चिम में आपको मिलेगा बेरिंग सागर, और इसके दक्षिण में मिलेगा आपको अलास्का की खाड़ी। ठीक है, अब आप देखिए जब आपको अलास्का से रूस जाना होगा तो आपको बीच में मिलेगी बेरिंग जल संधि। ठीक है, आपको मिलेगी बेरिंग जल संधि।
जल संधि क्या होती है? जल संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस संधि, ठीक है। मतलब जो दो जल राशियों को जोड़े, संधि मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। जल मतलब होता है जल, तो जो दो जल राशियों को जोड़ेगा उसको हम जल संधि कहेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कौन सी दो जल राशियों को जोड़ रहा है। इधर देखिए आपको दिख रहा है चुपची सागर, इधर आपको दिख रहा है बेरिंग सागर। तो ये दोनों जल राशियों को आपस में कनेक्ट कर रहा है और दो भूभागों को ये अलग कर रहा है। कौन से भूभाग हैं? इधर रशिया है यानी एशिया, और इधर नॉर्थ अमेरिका यानी अलास्का, ठीक है। अब आपको इसको याद कैसे करना है? देखिए बेरिंग में देखिए एक वर्ड आ रहा है बैरी। बैरी का मतलब होता है किसी जो आपस में दुश्मन हो। तो अब देखिए यूएसए और रशिया एक दूसरे से मतलब हमेशा दुश्मनी में रहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बेरिंग जल संधि अलास्का और रशिया को अलग करती है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है, और चुपची सागर बेरिंग सागर को जोड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाते हैं ग्रीनलैंड में। यहाँ पे एक द्वीप है छोटा सा, ये है बैफिन आइलैंड, ठीक है। बैफिन आइलैंड, और ये है ग्रीनलैंड अपना। ग्रीनलैंड, जब आप बैफिन यानी कि ये कनाडा का हिस्सा है बैफिन, जब आप बैफिन से ग्रीनलैंड की तरफ जाएंगे तो आपको बीच में मिलेगा बैफिन बे, ठीक है। मान लीजिए कि आप इधर बढ़ते हैं तो ये आपको बीच में बैफिन बे मिलेगा, बैफिन की खाड़ी। और इधर जब आप आते हैं इस हिस्से में न्यू फाउंडलैंड के जस्ट ऊपर, ये आपका न्यू फाउंडलैंड है, इसके जब आप जस्ट ऊपर आते हैं तो आपको मिलेगा लेब्राडोर सागर। अब आप देखिए जो ये डेविस जल संधि है ये बैफिन बे को और लेब्राडोर सागर को आपस में जोड़ रही है, और बैफिन को, द्वीप को और ग्रीनलैंड को आपस में अलग कर रही है, ठीक है। अगला देखते हैं हम डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को और आइसलैंड को आपस में अलग कर रही है, ग्रीनलैंड सागर को और लेब्राडोर सागर को आपस में कनेक्ट कर रही है। जब आप ग्रीनलैंड से आइसलैंड की तरफ बढ़ेंगे तो आपको डेनमार्क जल संधि से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज़ें आप अगर 2-3 बार 4 बार अच्छे से देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर दोबारा इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत है। ये जो क्षेत्र है ये आपका कहलाता है हडसन की खाड़ी। ये जो छोटा सा भूभाग आपको दिख रहा है ये है न्यू फाउंडलैंड। ये प्रसिद्ध है मछली का, यहाँ पे मतलब बहुत मत्स्यन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे मछली मत्स्यन केंद्र के रूप में ये क्यों जो है उभरा, यहाँ पे क्यों, मतलब ऐसी क्या जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं कि यहाँ पे बहुत अधिक जो है मछलियों का उत्पादन होता है या मछलियाँ पाई जाती हैं? देखिए ऊपर से आती है यहाँ पे लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, क्योंकि ऊपर का जो ये क्षेत्र है आप देख रहे होंगे ये आइसलैंड और ये सब बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ से जो एक जलधारा आती है उसको हम लोग कहते हैं लेब्राडोर, ठीक है। ये देखिए आप लेब्राडोर सागर दिख रहा होगा, सारे नाम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आप बार बार, इतनी बार मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा अभी से लेकर लास्ट तक कि आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। अगले कई लेक्चर्स, मतलब 2 से 3 लेक्चर्स हो सकता है कि हो नॉर्थ अमेरिका में, उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी हूबहू। ऊपर से आती है लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, ठीक है, और नीचे से आती है गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, ठीक है। चूँकि नीचे इक्वेटर है, इक्वेटर से गर्म जलधारा आएगी और ऊपर से आएगी ठंडी जलधारा। तो ये लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है और नीचे से आती है गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। जब ये गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है तो वहाँ पे मत्स्य केंद्र बनता है। ये न्यू फाउंडलैंड है, ये है नोवा स्कॉशिया। नोवा स्कॉशिया में जो एक किनारा है जहाँ पे मतलब मछलियों के लिए जो फेमस है उसको कहते हैं जॉर्ज बैंक। जो न्यू फाउंडलैंड के पास है इसको कहते हैं ग्रैंड बैंक, ठीक है। ये 2 मत्स्य केंद्र याद रखिएगा। ये बे ऑफ फंडी है नोवा स्कॉशिया के पास, फंडी की खाड़ी। ये हमारा अटलांटिक ओशियन है जो कि एस आकार का है। अभी इसको भी हम आपको सही से जो दिखाएंगे वर्ल्ड मैप में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा फ्लोरिडा, ये यूएसए में पड़ता है, और ये हमारा क्यूबा है। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में फ्लोरिडा जल संधि है, नाम से आपको याद हो जाएगा, स्पष्ट है। और इस मैप को आप देखेंगे बार बार तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी। ये 2 भूभाग को अलग कर रहा है और किनको आपस में जोड़ रहा है, किन किन को, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को और सारगेसो सागर को ये आपस में जोड़ता है फ्लोरिडा जल संधि। ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में दूसरा वो है ये युकाटन चैनल, ठीक है। जब यही जो भाग है ये जो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इसको हम चैनल बोलते हैं। तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में कौन सा है? युकाटन चैनल है। और युकाटन चैनल कौन सी 2 जल राशियों को जोड़ रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को।
और फ्लोरिडा जल संधि फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग कर रहा है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको और सार्गासो सागर को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया है ये। अब आप देखिए वहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है बेरिंग जल संधि का, वो पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है। उत्तरी अमेरिका में अपना ये अलास्का है और ये एशिया में रूस है, तो देखिए रूस को यूएसए से अलग करती है। डेनमार्क जल संधि आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ग्रीनलैंड सागर को लेब्राडोर सागर से। आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट या जल संधि क्या होती है। ये दो भूभाग है, लैंड एक्स लैंड वाई, इनको अलग कर रही है आपस में, और ये वाटर बॉडी ए है वाटर बॉडी बी है, इनको आपस में जोड़ रही है। जल प्लस संधि मतलब जल के बीच संधि करवाने वाला। ठीक है, ये हो गया इस्थमस। ये पनामा इस्थमस जैसे है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ रहा है। ये एक भूमि का भाग होता है इस्थमस या जल डमरू। ये डमरू के आकार का होता है, इसलिए उसको जल डमरू कहते हैं। ये दो भूमि भागों को जोड़ता है दो भूभागों को, और दो वाटर बॉडीज को अलग करता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका के मैप में कुछ यहाँ से रेखाएं गुजरती हैं जो कभी कभी पूछ लिया जाता है इसमें एग्ज़ाम्स में। तो जो आर्कटिक वृत्त है 66.5 डिग्री, इन तो ये देखिए ये अलास्का से, कनाडा से, और ये ग्रीनलैंड है। ठीक है, ये ग्रीनलैंड से होके गुजर रहा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ग्रीनलैंड। तो ये कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये आर्कटिक वृत्त किन देशों से होकर गुजरता है, तो आपको बता देना है कि ये यूएसए यानी अलास्का, फिर कनाडा, फिर ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये कनाडा और यूएसए के बीच में रेखा बना रहा है। ठीक है, और फिर ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, और आगे वैसे सेंट लॉरेंस नदी है ये। अब आप देखिए ये जो 49 डिग्री है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर निर्धारित करता है। अब आप देख लेते हैं यहाँ के कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है, तो कर्क रेखा यहाँ देखिए मैक्सिको दिख रहा होगा आपको, और यहाँ देखिए बहामास द्वीप समूह जो अभी ऊपर आपको दिखाया था, ये वेस्ट इंडीज़ का पार्ट था जो कि अटलांटिक आइलैंड में स्थित था। ठीक है, देखिए आपको कई बार देखना पड़ेगा, आप 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। अब आगे देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप वो हिस्सा होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। ये देखिए जैसे कोई भी ऐसा भूभाग हो गया जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। अब आप देखिए ये भी है, इधर 3 तरफ से जल से घिरा है, ये हिस्सा इसका इधर है, बाकी इधर जल से घिरा है, इधर जल से घिरा है, इधर जल से घिरा है, ये तीनों तरफ से जल से घिरा है। तो ये कौन सा है, ये है सीवर्ड प्रायद्वीप। ठीक, ये है आपका सीवर्ड प्रायद्वीप। ये आपका जितना ये हिस्सा दिख रहा है बचा हुआ, ये भी देखिए सब जलमग्न है, इसको कहते हैं अलास्का प्रायद्वीप। ये है उनगावा प्रायद्वीप। ये सब पूछ लेता है कभी कभी कि उनगावा प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहाँ है। ये आपका युकाटन प्रायद्वीप है, ये आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। ये मैंने मैप में इसलिए बना दिया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ये आपका कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, कभी कभी इसको कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बाजा प्रायद्वीप, बाजा प्रायद्वीप। ठीक है, तो आपको ताकि क्लियर रहे कि कहाँ पाया जा रहा है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। अगला हमारा है बरमुडा ट्रायंगल। कभी कभी पूछ लेता है कुछ कुछ एग्जाम्स में कि बरमुडा ट्रायंगल किन मतलब 3 देशों को मिला के बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो अब ये रिलेवेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये एक ऐसा त्रिभुजीय क्षेत्र है यहाँ पे यूएसए में। यहाँ पे ये फ्लोरिडा पर पड़ता है, और यहाँ पे ये मियामी है। ठीक है, और ये बरमुडा है, और ये यहाँ पे नीचे सान जुआन है, प्यूर्टो की राजधानी। एक्चुअली रीज़न क्या है, ये क्षेत्र इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे जहाज़ दुर्घटनाएं बहुत होती थी पहले के समय में। अब ये उतना रिलेवेंट नहीं रहा, लेकिन पहले के समय में चूँकि उतनी अच्छी मशीनरी नहीं यूज़ होती थी जहाज़ों में, और तमाम चीज़ें नहीं रहती थी, तो जहाज़ दुर्घटनाएं अधिकाधिक होती थी। तो लोगों के अलग अलग मत हैं इसको लेके। बस इसको ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि क्या है ये। यहाँ से देखिए 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड गुजर रहा है, जिसको कि हम अश्वक्षांश कहते हैं। ठीक है, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इसकी खासियत क्या होती है, यहाँ पे जो पवन की गति होती है बहुत धीमी होती है। जब पवनों की गति धीमी होगी तो उससे जहाज़ को गति नहीं मिलेगी। ठीक है, जो फोर्स मिल रहा था अभी तक उस पवन के वेग के कारण, वो जहाज़ों को नहीं मिलेगा। यहाँ जहाज़ों की गति धीमी हो जाएगी, ये एक कारण हो गया। ठीक है, अब अगला कारण देखते हैं। यहाँ पे जो वाटर है ये सीधे इस तरह से ना बहकर ऐसे भंवर के रूप में बहता है। ठीक है, ऐसे 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 भंवर तंत्र बनाता है,
जिसको कि गिराल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि गायड सिस्टम बोलते हैं या गिराल सिस्टम बोलते हैं, जब जल ऐसे ऐसे भंवर के रूप में बहता है। जब जल ऐसे ऐसे बहेगा तो सीधी सी बात है कि वो जहाज़ की गति में बाधा उत्पन्न करेगा और जहाज़ यहाँ पे फंस जाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा कारण, ठीक है। एक कारण और है, ये जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे सारगैसम नाम की शैवाल पाई जाती है। आप देख रहे होंगे पूरा ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, तो ये कुछ और नहीं है, वही सारगैसम शैवाल है। तो जहाँ पे शैवालें अधिक पाई जाएंगी, जब उस क्षेत्र से जहाज गुजरेगा तो उसकी जहाज की गति में बाधा उत्पन्न होगी। जब बाधा उत्पन्न होगी, ऊपर भंवर तंत्र भी है, उसके ऊपर हवाएं भी कम हैं, तो देखिए वहाँ पे क्या होगा, जहाज डूबने की एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी। जो चौथी पॉसिबिलिटी है, जो कि रिलेवेंट है काफ़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, यहाँ पे मीथेन हाइड्रेट गैस जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। मीथेन हाइड्रेट का गुण होता है कि जल को पतला कर देती है, मतलब जो जल गाढ़ा है उसको पतला कर देगी। जब जल को पतला कर देगी, जब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जब उसका घनत्व कम हो जाएगा, तो उसमें जो उत्प्लावन बल लगना चाहिए, जो बॉयंसी फोर्स लगना चाहिए, जिससे कि कोई चीज़ जल के ऊपर टिकी रहती है, वो कम मिलेगा, ठीक है। जिस चीज़ का घनत्व जितना कम होगा, जो जल जितना पतला होगा, उसमें बॉयंसी फोर्स उतना कम होगा। जब बॉयंसी फोर्स कम होगा तो कोई चीज़ जल के ऊपर न टिक के जल के नीचे डूबने लगेगी। इसी कारण से है ये क्षेत्र जो है दुर्घटना बाहुल्य है। और यहाँ पे क्या है कि जो पहला वो देश है बरमूडा है, दूसरा मियामी है, तीसरा सान जुआन है, ठीक है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। देखिए साथियों, ये उद्यान मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब की अपनी अपनी खासियत है। 5-6 हैं, इसमें से हम 3 या 4 देखेंगे, बाकी आप ऐसे लोकेशन एक बार देख लीजिए। ये विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड नेशनल पार्क, ये यहाँ पे स्थित है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक। दूसरा है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। विश्व में कोई चीज़ सबसे बड़ी है तो हमें उसको जानना चाहिए। दूसरा है रेंगल सेंट एलियास नेशनल पार्क, ये यूएसए का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि अलास्का में यहाँ पे स्थित है। तीसरा है वुड्स बफेलो नेशनल पार्क, ये कनाडा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन है ये, ठीक है। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए कि अलास्का श्रेणी है, यहाँ ब्रुक्स हो गई, यहाँ पे हम बाद में पढ़ेंगे प्रशांत तटीय श्रेणी, फिर इसी का हिस्सा हो जाएगा वो कैस्केड श्रेणी, फिर यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स, ठीक है, फिर यहाँ पे सीरा नेवादा पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे सीरा माद्रे ऑक्सीडेंटल पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे सीरा माद्रे ओरिएंटल पढ़ेंगे। आपको ये चीज़ दिखनी चाहिए ना कि यहाँ से कोई ना कोई नदी निकलेगी, नदी के बगल में जो है कोई ना कोई नेशनल पार्क बना है। नेशनल पार्क बना है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है। हम एक दिमाग में आपके एक मतलब एक सेट हो जाना चाहिए आपके कि कैसे ज्योग्राफी काम करती है, कैसे हम चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब हमारे कॉन्सेप्ट बने होंगे तो हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए येलोस्टोन नेशनल पार्क ये विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसकी लोकेशन ये है। येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में आपको छोटी सी कहानी बता देता हूँ। यहाँ पे एक वुल्फ पाया जाता था। उस समय वुल्फ की जो खाल होती है उसकी हाई डिमांड थी, जैकेट्स वगैरह में उसके जो फर होते हैं उसकी बहुत हाई डिमांड थी पूरी दुनिया के मार्केट में। तो यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में उनका शिकार होने लगा। जब उनका शिकार होने लगा तो वो वहाँ पे ख़त्म हो गए धीरे धीरे। जब वो ख़त्म हो गए तो जो वुल्फ हैं उन्होंने हिरन का शिकार करना ख़त्म कर दिया। जब वुल्फ है ही नहीं तो हिरन का शिकार कैसे करेगा। जब उन्होंने हिरन का शिकार करना कम कर दिया तो जो हिरन थे, जो अभी तक ऊपर के वनस्पतियों को खाते थे, जैसे मान लीजिए कि कोई ऊंचाई पे पेड़ है छोटे छोटे, ठीक है, इसको खा रहे हैं। अब हिरन ने क्या किया कि जो नीचे घास थी, छोटे छोटे जो नीचे पौधे उगते थे, उनको खाने लगे। क्योंकि जब आप ऊपर देख के खाते हैं तो आपको पूरा अगल बगल सराउंडिंग में दिखता रहता है कि कौन आपका शिकार करने आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये अनुकूलित हो गए, इनको पता लग गया कि अब हमारा शिकार करने वाला कोई बचा नहीं, ये नीचे की घास खाने लगे। जब घास खाने लगे तो धीरे 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 जितनी ये वनस्पतियाँ, भाई जो छोटा पेड़ है वही तो बाद में बड़ा होगा ना, धीरे 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 करके कुछ 100 सालों में वहाँ का सारा जो है वनस्पति ख़त्म हो गई, पूरा डेजर्टिफिकेशन होने लगा। वहाँ पे नदियाँ बहना रुक गई। जब पेड़ नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो नदियाँ सूखने लगेंगी। आप देखिए एक वुल्फ के जाने से कैसे पूरा वहाँ का इकोसिस्टम ख़त्म हो गया। इसको यही से आता है की स्टोन स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे, और इसीलिए ये विषय हमने यहाँ पे लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि की स्टोन जो स्पीसीज़ होती हैं कैसे वो कितना पाइवोटल रोल प्ले करती हैं किसी भी इकोसिस्टम को चलाने में, ठीक है। आपको ये कोई बहुत छोटी बात मतलब नहीं है कि हाँ एक कोई स्पीसीज़ थी उसके जाने से पूरा का पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो गया, उसी को हम कहते हैं की स्टोन स्पीसीज़, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया सारे ये नेशनल पार्क्स कौन से कहाँ पे हैं, अब आप देख लेंगे। बाकी मत्स्य केंद्र मैंने आपको पहले ही बताया था अभी ऊपर में, ठीक है। ये कहाँ गया, ये रहा, ये नोवा स्कॉशिया हो गया और ये न्यू फाउंडलैंड हो गया, ठीक है। ये दोनों फिशिंग केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, नीचे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, और यहाँ पे दोनों मत्स्य केंद्र बनते हैं, ठीक है। देखिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कुछ आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने लेक्चर को यहीं हम रोकते हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के भौतिक प्रदेश, और आपको फिर जितने भी वो पहाड़ हैं, वहाँ के पर्वत हैं, वो सारे बताएंगे। और आगे फिर जो वहाँ का मैदानी क्षेत्र है, फिर जो इधर अपलेशियन माउंटेन है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। फिर जो कैनेडियन शील्ड है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में